तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 35 है और आज की क्लास में हम लोग मुंडा जनजाति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू आपके झारखंड सार संग्रह बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोग संथाल जनजाति के बारे में हम लोग पढ़े, उसके बाद उराव जनजाति से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व किए। आज हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में देखेंगे। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है। तो जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लासेस से समझते आ रहे हैं कि झारखंड में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक जो जनसंख्या है जनजाति है सर्वाधिक जनसंख्या वाली वो है संथाल जनजाति। उसके बाद है आपका उरांव जनजाति, उसके बाद थर्ड नंबर में है मुंडा जनजाति और चौथा नंबर में है आपका हो जनजाति। ठीक है, अगर हम लोग टोटल जनजातियों में संथाल जनजाति की बात करें तो ये लगभग आपका 27 लाख है। ठीक है, 27,17,000 समथिंग है। अगर हम लोग उराव जनजाति की बात करें तो ये आपका लगभग 17.5 लाख है। मुंडा जनजाति की बात करें तो ये आपका लगभग 12 लाख ये जनसंख्या इनका है। और वहीं अगर हो जनजाति की बात करें तो ये आपका लगभग 9 लाख जनसंख्या इनका देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका हम लोग परसेंटेज में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग परसेंटेज में अगर इसका देखें तो चारों का बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। जैसे कि संथाल जनजाति का है 31.86, उराव जनजाति का है 19.85, कहीं कहीं पे 19.86 भी रहता है। मुंडा जनजाति का है 14.22% और हो जनजाति का है आपका 10.74%। ये डाटा आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। हाँ, तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है, तो वो आपका मुंडा जनजाति है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मुंडा जनजाति का हम लोग परसेंटेज देखें तो ये आपका लगभग एग्जैक्ट देखिएगा तो 14.22 है। ठीक है, 14.22% है। ठीक है, तो ऑप्शन में 14 दिया हुआ है तो 14% पे आप लगा सकते हैं। 14.22 एग्जैक्ट है। इसके अलावा देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो मुंडा शब्द का जो है सामान्य अर्थ जो है वो होता है आपका विशिष्ट व्यक्ति अथवा जो है कहने का अर्थ है कि विशिष्ट अर्थ यानी कि गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा शब्द का जो अर्थ है वो आपका होता है विशिष्ट व्यक्ति। तो मुंडा शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति और तथा विशिष्ट अर्थ कहने का अर्थ है कि गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, और मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या है, तो गांव का राजनीतिक प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है। तो झारखंड में अधिकांश जो जनजातियां हैं इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति से ही है। तो झारखंड में सभी अधिकांश जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट से संबंधित है। तो आपका मुंडा जनजाति भी जो है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट समूह से ही जो है वो संबंधित होगा। मुंडा जनजाति की भाषा क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग मुंडा जनजाति की भाषा बात करें तो मुंडा लोग जो है वो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं तथा भाषाई विशेषताओं के आधार पर इनका संबंध जो है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। ठीक है ना, तो इन लोग मुंडा जनजाति के लोग जो है वो मुंडारी भाषा का यूज़ करते हैं। झारखंड में अधिकांश जो जनजाति है वो या तो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक का यूज़ करेगा या फिर आपका द्रविडियन भाषा परिवार का यूज़ करता है। मुंडारी भाषा परिवार का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है, तो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। ठीक है, झारखंड में या तो ऑस्ट्रो एशियाटिक होगा या फिर द्रविडियन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इनमें से किस जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ोको कहा जाता है।
तो वो जो है मुंडा जनजाति जो है वो खुद को यानी स्वयं को होड़ोको अर्थात अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। तो ये कौन है? तो आपका मुंडा जनजाति है। तो मुंडा जनजाति जो है वो खुद को क्या कहते हैं? तो आपका खुद को वो सभी क्या कहते हैं? होड़ो जहर कहते हैं। ठीक है, होड़ो जहर कहते हैं। होड़ो जहर नहीं, मतलब होड़ोको कहते हैं, होड़ोको। मुंडा जनजाति खुद को होड़ोको कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर जगर कहते हैं, होड़ो जगर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं? तो वो है आपका मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का स्थान या निवास स्थान रहा है? ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो बताया जाता है कि जो मुंडा जनजाति है इसका जो आगमन है वो झारखंड में लगभग 600 BC में यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। और ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से ये यहाँ पे आए थे, उत्तर पश्चिम भागों से ये इधर आए थे। ठीक है ना। इसके बाद बताया जाता है कि झारखंड में आगमन के बाद इस जनजाति का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका सुतियाम्बे में हो गया था, सुतियाम्बे में हो गया था, और जो वर्तमान में पिथौरिया यानी रांची जिला में ये लोकेटेड है। ठीक है ना। और ये भी बताया जाता है। इसके साथ बोला जाता है कि मुंडा जनजाति परंपरागत रूप से अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये माइग्रेट करती रहती है। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आकर बस गई थी, आजमगढ़ में। ठीक है ना। और बताया जाता है कि कालांतर में इसका जो प्रवास है वो कालंजर में, गढ़चित्र में, गढ़ नगरवार में, गढ़ धारवार में, और गढ़पाली, गढ़पिपरा, मांडर पहर, बिजनागढ़, हरदीनागढ़, लखनौरगढ़, नंदनगढ़, बेतिया बिहार, रिजगढ़ और आपका रुईदासगढ़ में होता था। फिर रुईदासगढ़ से यह जनजाति दक्षिण की तरफ माइग्रेट हुई तथा ओमेडंडा यानी कि बुरमू झारखंड में आकर ये बस गई थी। तो ये सभी जो लोकेशन है यहीं पे आपका जो है पहले मुंडा जनजाति का निवास था। इसमें पूरा याद नहीं रहेगा, 2-4 को नाम याद करना चाहते हो तो कर लेना, वो आपको एक नॉलेज कंटेंट बढ़ाएगा आपके पास बस। ये सब पीटी में नहीं पूछेगा, जेपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? गढ़चिरौली, रीछगढ़ या फिर सरगुजा। तो अगर आप देखिएगा तो ये जो लोकेशन है आपका रीछगढ़, ये रीछगढ़ यहाँ पे दिखाता है। रीछगढ़ जो है वो राजगीर को कहा जा रहा है, बौद्ध गया राजगीर बिहार है ना, इसी को रीछगढ़ कहा जा रहा है। तो यहाँ से लोग आए थे। और भी बहुत सारा लोकेशन है जैसे कि आजमगढ़, जिसको पहले आजिमगढ़ कहा जाता था, कालंजर, गढ़चित्र, गढ़ नगरवाल, गढ़ धारवार, गढ़पाली, गढ़पिपरा, मांडरपहर, बिजनागढ़, हरदीनागढ़, लखनऊगढ़, नंदनगढ़, रीछगढ़, फिर आपका रुईदासगढ़, ये सभी में इधर से पहले निवास करते थे मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखें तो झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक अगर संकेंद्रण की बात करें तो आपका जो है वो खूंटी जिले में है ना, खूंटी जिला में है। इसके अतिरिक्त ये जनजाति गुमला, सिमडेगा, लातेहार, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में भी ये सभी निवास करते हैं। लेकिन ज़्यादा ये लोग कहाँ निवास करते हैं? तो खूंटी में निवास करते हैं। खूंटी जो है पहले रांची का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए इसमें ऑप्शन हम लोग रांची भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सबसे पहले स्टार्टिंग आजिमगढ़, आजिमगढ़ से कालंजर, उसके बाद गढ़चित्र, उसके बाद गढ़ नगरवाल, इस तरह करते 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 रीछगढ़, फिर रीछगढ़ से आपका रुईदासगढ़, फिर आपका रुईदासगढ़ से झारखंड ये आए थे। तो स्टार्टिंग का 3 गो और अंतिम का 3 गो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे से लास्ट में 3 गो नाम याद कर लीजिएगा झारखंड तक का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, खूंटी में सर्वाधिक है।
12 बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या फिर पातर मुंडा कहा जाता है। तमाड़ी मुंडा या फिर पातर मुंडा, यानी कि उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि है उसको खुदकट्टी भूमि कहा जाता है। जैसे उरांवों के द्वारा निर्मित भूमि को भूइंहरी भूमि कहा जाता था, उसी तरह मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को जो है वो आपका खुदकट्टी भूमि कहा जाता है। खुदकट्टी भूमि कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या फिर पातर मुंडा कहा जाता है। 2022 में हुए एक संशोधन के द्वारा मुंडा जनजाति के पर्यायवाची के रूप में तमाड़िया या फिर तमारिया को शामिल किया गया है, ठीक है ना। मुंडा जनजाति का ही एक पर्यायवाची है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का तात्पर्य क्या है? देखिए, मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को खुदकट्टी भूमि कहा जाता है और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का आशय जो है वो परिवार से होता है। किससे? तो परिवार से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है, मतलब गलत है। मुंडा जनजाति में आपका समगोत्रीय विवाह वर्जित है, तो बिल्कुल समगोत्रीय नहीं, मतलब यहाँ पे है सगोत्रीय, तो सही बात है। मुंडा जनजाति में सागोत्रीय एक तरह से समगोत्रीय मान लीजिए, ये क्या है? तो वर्जित है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा नंबर ऑप्शन कि मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का जो है वो आयोजित विवाह का सबसे प्रचलित यही है, आयोजित विवाह, बिल्कुल सही बात है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो मुंडा जनजाति में सबसे फेमस विवाह है आयोजित विवाह। जिस तरह से आपका संथाल जनजाति में सबसे फेमस क्या था? तो अगर हम लोग देखें संथाल जनजाति में अगर सबसे फेमस विवाह की बात करें हम लोग, वो था आपका किरिंग बापला, जिसको हम लोग सदाई बापला भी कहते थे, है ना। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था, किसमें? तो संथाल जनजाति में। उसी तरह अगर हम लोग उरांव जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति में जो है वो आपका आयोजित विवाह बहुत ज़्यादा फेमस था। वहीं मुंडा जनजाति में जो है वो आपका आयोजित जनजाति मुंडा में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो चगर कहते थे, बिल्कुल सही बात है, सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करना है। तो मुंडा जनजाति में युवागिरी को जो है वो गीती ओढ़ा कहा जाता था। जैसे संथाल जनजाति में घोटुल और उरांव जनजाति में धुमकुड़िया कहा जाता है, उसी तरह जो है वो मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती ओढ़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में विवाह को जो है वो अरंडी कहा जाता है, अरंडी, विवाह को अरंडी कहा जाता है, जबकि संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। विधवा विवाह को यहाँ पे सगाई कहा जाता है। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, जबकि वधू मूली को गोनोग टका कहा जाता है। गोनोग टका क्या? तो गोनोग टका या फिर कुरी गोनोंग, कुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका, ठीक है, याद रख लीजिएगा। वंश कुल को खुट कहा जाता है, खुट, ठीक है ना। तो एक का दो और खा का दो और का दो और खा का एक, तो का दो खा का एक, ये याद कीजिए, मतलब ये देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ये भी पूछा जा रहा है कि मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करना है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है वर्ड और बतलाना है इसमें कि इसके हेड को क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। मुंडा जनजाति में जो आपका ग्राम जो प्रधान होता है, यानी कि जो गांव का जो हेड होता है वो होता है आपका मुंडा। कौन होता है? मुंडा होता है। ग्राम का हेड मुंडा होता है। और ग्राम पंचायत का हेड हातू होता है और ग्राम पंचायत प्रधान कौन होता है? तो आपका हातू मुंडा होता है और परहा पंचायत हेड आपका मानकी होता है। ग्राम का प्रधान मुंडा होता है, ग्राम पंचायत का हेड हातू होता है, ठीक है ना। उसी तरह ग्राम पंचायत का प्रधान हातू मुंडा
और परहा पंचायत का प्रधान मानकी होगा। ठीक ना, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान आपका मुंडा होगा, ग्राम पंचायत का हेड आपका हाथू होगा, ग्राम पंचायत प्रधान आपका हाथू मुंडा होगा और परहा पंचायत प्रधान आपका मानकी होगा। ठीक है ना, तो का 4 और खा का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही, ये ऑप्शन नंबर डी सही। मुंडा जनजाति में क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर जो आपका पंचायत बनता है, कई गांवों को मिलाकर, उसको क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मुंडा जनजाति में कई सारे गाँवों को मिलाकर जो है वो पंचायत बनता है, उसको परहा कहा जाता है। क्या? उसको परहा कहा जाता है। परहा, नॉट पढ़ा, परहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो जो आपका मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति में आपका जो पंचायत स्थल है, उस पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा, ठीक है ना, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका गोनोंग टका। तो गोनोंग टका और आपका कुरी गोनोंग, गोनोंग टका और कुरी गोनोंग, ये दोनों जो है वो वधु मूल्य को कहा जाता है। गोनोंग टका और कुरी गोनोंग, ये दोनों वधु मूल्य को ही कहा जाता है मुंडा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में तलाक को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो तलाक को किस नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में, ये बताना है। देखिए, किली तो आपका होगा नहीं। किली क्यों नहीं होगा? क्योंकि किली जो है वो आपका गोत्र को कहा जाता है। गोनोंग टका और कुरी गोनोंग, ये दोनों होगा नहीं। तो आपका बच रहा है साकम चारी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शन बना सकते हो। तो साकम चारी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? साकम चारी वो आपका मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो साकम चारी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। तो ये क्या है, सही है गलत है? तो ये आपको पता होना चाहिए और ये जो है वो सही ही है। तो यदि स्त्री अगर तलाक दे देती है मुंडा जनजाति में तो उसको वधु मूल्य जो है वो, जिसको हम लोग गोनोंग टका या फिर जो है गोनोंग टका या फिर कुरी गोनोंग कहते हैं, उसको लौटाना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है कि अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही है कि अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, बहु परिवार नहीं। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मुंडा परिवार जो है वो आपका पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है, तो ये नहीं, मातृसत्तात्मक नहीं होता है। मतलब 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जो जनजाति है इसमें गोत्र को यहाँ पे भी किली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। रिजले ने मुंडा जनजाति को कितने गोत्र में विभाजित किया है? तो रिजले के द्वारा मुंडा जनजाति को लगभग 350 अप्रोक्स 340 गोत्र में विभाजित किया गया है। इसके अलावा देख लीजिए, सोम मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में यानी कितने उप शाखाओं में यानी कि जो है वो आपका ब्रांचेस में डिवाइड किए हैं सोम सिंह मुंडा के द्वारा? तो वह है आपका 13 उप शाखा में इसको बांटा गया है।
तो सोम सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें महली मुंडा तथा कंपाट मुंडा सरप्रमुख है। और इस तथ्य की जानकारी इनकी पुस्तक मोनोग्राफ मुंडा, जो कि 1993 में लिखा गया था, उससे मिलता है। तो सोमा सिंह मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति को 13 उपशाखा में बांटा गया था, जिसमें 2 को फेमस है, महली मुंडा और आपका कंपाट मुंडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। तो याद रख लीजिए, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है, जो कि इनकी परंपरा और इसके विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। तो याद रख लीजिएगा, एक है आपका सोसो बोंगा। तो सोसो बोंगा जो है यह एक प्रकार का बैलेट है और इसमें मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा इसमें उल्लिखित है, जो इनकी परंपरा का विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। सोसो बोंगा क्या? तो सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? मतलब कौन से काम मुंडा जनजाति की महिलाएं नहीं करती है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, मुंडा जनजाति में जो महिलाएं हैं वो धान की बुआई करती है। महिलाओं के छत पर यानी कि छप्पर पर चढ़ना तथा महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेना और शमशान घाट में जाना, ये सभी वर्जित है। क्या क्या बोले हम? तो ये छप्पर पर चढ़ना भी इन लोग में वर्जित है। ठीक है ना। और धान की बुआई करना और महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेना, ये सभी जो है वो वर्जित है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो याद रखिए, मुंडा जनजाति की जो महिला है वो धान की बुआई नहीं करती है, छप्पर पर चढ़ाई नहीं करती है, दाह संस्कार के लिए शमशान घाट भी नहीं जाती हैं। इसके अलावा मुंडा जनजाति की जो गांव की जो भी बेटियां हैं उसको सरहुल का प्रसाद ग्रहण नहीं करना, वो सरहुल का प्रसाद भी नहीं खाएगी। ये सभी इनके लिए क्या है? तो रोक टोक है, मना है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। बटोई क्या है? बटोई। तो बटोई क्या है? देखिए, इस जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई या फिर केरिया कहते हैं और महिलाओं के द्वारा वस्त्र धारण किए जाने वाले वस्त्र को परिया कहा जाता है। और इनमें महिलाओं द्वारा जापानी यानी कि मार्किन पहनने की परंपरा है। ठीक ना, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो बटोई क्या है? ऑप्शन है मुंडा जनजातियों में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व, ये गलत है। मुंडा जनजाति का एक नृत्य, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बटोई जो है वो मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला एक क्या है? वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र बटोई को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बटोई को जो है वो केरिया नाम से भी जाना जाता है। केरिया क्या? तो केरिया नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग परिया की बात करें, परिया, तो परिया जो है वो महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्रों को कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 31 परिया क्या है? परिया क्या है? परिया या फिर परिया, परिया या फिर प्रेया क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र, ये गलत है। मुंडा जनजाति में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, ये भी गलत है। मुंडा जनजाति में महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाला एक वस्त्र, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में धान की बुवाई के समय निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि मुंडा जनजाति के द्वारा जब धान का रोपाई उपाई या जो बुवाई होता है, तो धान के बुवाई के समय एक पर्व मनाया जाता है और उस पर्व का जो नाम है, उस पर्व का नाम क्या है? तो उसका नाम है रोआ पुना। तो रोआ पुना बारे में याद रख लीजिएगा। रोआ पुना जो है वो धान बुवाई के समय यहाँ पे वो ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा एक त्यौहार है बतौली। बतौली जो है वो आषाढ़ महीने में खेत की जुताई से पूर्व छोटा सा सरहुल के रूप में मनाया जाता है बतौली त्यौहार। इसके अलावा कर्मा तो हम सभी को पता है भादो महीने में, ये आपका शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। जबकि जो आपका सोहराई है वो कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। वहीं सरहुल, जिसको हम लोग बाहा पर्व भी कहते हैं, ये आपका चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बसंतो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
तो मुंडा जनजाति में धान की बुवाई के समय रोवा पूना त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मुंडा जनजाति में धान कटनी के समय की जाने वाली एक पूजा होती है जिसको कालुम सिंह पूजा कहा जाता है। और ये जो पूजा कालुम सिंह, जब तक पूजा होगा नहीं तब तक धान नहीं काटा जाएगा। ये कालुम सिंह पूजा होगा, उसके बाद पाहन के द्वारा सबसे पहले धान काटा जाता है। तो ये जो है वो कौन पूजा है? कालुम सिंह पूजा, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, वो बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि आपका मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हड़िया का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही बात है? तो ये बिल्कुल सही बात है। मुंडा जनजाति में सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग किया जाता है। हड़िया और रान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। मुंडा जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? तो कृषि और पशुपालन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, कृषि और पशुपालन है। ऑप्शन सी, मुंडा जनजातियों के द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को कर्मा कहा जाता है। तो नहीं, पशु पूजा के लिए आयोजित जो त्यौहार है उसको कर्मा नहीं बल्कि उसको जो है वो सोहराई कहा जाता है, सोहराई। तो ये गलत है, सोहराई कहा जाता है उसको, सोहराई। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति के द्वारा भूमि को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है और इस संबंध में सही मिलान करें कि कौन भूमि क्या है। तो 3 गो भूमि मिलता है, एगो पंकु, एगो आपका नागरा और एक आपका खिरसी। तो पंकु, नागरा और खिरसी, 3 गो भूमि का नाम याद रख लीजिए, पंकु, नागरा और खिरसी। पंकु जो है वो हमेशा उपज देने वाली भूमि को कहा जाता है। नागरा जो है वो औसत उपज देने वाली भूमि को कहा जाता है। और खिरसी जो है वो आपका बालू युक्त भूमि है। पंकु जो आपका हमेशा बेहतर उपज देगा उसको पंकु, नागरा जो एवरेज उपज देगा उसको नागरा भूमि कहते हैं। और जो खिरसी भूमि है मतलब कि बालू युक्त भूमि, ठीक ना, उसको खिरसी कहते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप। इसके बाद देख लीजिए आप नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो संथालों के जैसा सिंहबोंगा है, जिसको सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोगा को इनमें से किसका प्रतिरूप माना जाता है? तो सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोगा को इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो सिंहबोगा को क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो सिंहबोगा पर मुंडाओं के द्वारा सफ़ेद रंग का फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ या सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाने का प्रचलन है। अच्छा, क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो वहाँ पे सफ़ेद कलर का फूल चढ़ाया जाता है, सफ़ेद कलर का पदार्थ चढ़ाया जाता है, सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। तो क्या नहीं चढ़ाया जाता है? तो ये तीनों चढ़ाया जाता है, इन सभी के अलावा नहीं चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान करना है, देवता के बारे में बताना है। एक है आपका हाथू बोंगा। हाथू बोंगा जो है वो आपका ग्राम के देवता है, हाथू बोंगा ग्राम देवता है। आपका देसावली जो है वो गांव की सबसे बड़ी देवी है, तो गांव की प्रमुख देवी जो है वो देसावली है। उसके अलावा है आपका ओड़ा बोंगा, जिसको खुट हंकार कहते हैं, ये है आपका कुल देवता। तो ओड़ा बोंगा या फिर खुट हंकार ये आपका कुल देवता है। एक आपका इकिर बोंगा जो कि जल देवता है, तो इकिर बोंगा जल देवता है। इसके अलावा है आपका बुरु बोंगा, वो आपका पहाड़ के देवता है, बुरु बोंगा पहाड़ के देवता है। और आपका गारसी बोंगा, बुरु बोंगा पहाड़ के हैं और आपका गारसी जो बोंगा है वो आपके गर्भ की रक्षा करने वाले देवता है, यानी प्रेग्नेंट लेडी की
रक्षा करने वाले देवता कौन है? गारसी देवता। और बुरु बोंगा जो है वो आपके पहाड़ के देवता है। इकिर बोंगा जल के देवता है। और आपके ओड़ा बोंगा जिसको खुट हंकार कहते हैं वो आपके कुल देवता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है। ठीक है ना। इकिर बोंगा जो है वो जल देवता है। और आपका ओड़ा बोंगा जो है जिसको हम लोग खुट हंकार कहते हैं वो आपके कुल देवता है। ठीक है। सिंह बोंगा जो है मेन देवता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो वो आपका सरना कहा जाता है, सरना। क्वेश्चन नंबर 41। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। और पाहन का सहायक कौन होता है? पुजार या फिर पनभरा। तो इस कौन है मेन, कौन है आपका? पाहन है। ठीक है ना। धार्मिक प्रधान पाहन होता है। और मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को सहायक या सहायता कौन देता है? तो आपका कौन देता है? तो पुजार। पुजार को ही पनभरा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रामीण पुजारी को पनभरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। पनभरा नहीं, डेहरी। तो मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को अलग नाम डेहरी नाम से भी जाना जाता है। डेहरी क्या? तो डेहरी। मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रधान पाहन होता है। और धार्मिक प्रधान जो पाहन है इसकी सहायता के लिए पुजार होता है। पुजार को ही पनभरा भी कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को जो है यानी कि पाहन को जो है वो डेहरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। मुंडा जनजाति में झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो झाड़ फूँक करने वाले तो मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा देवड़ा कहा जाता है। देवड़ा देवड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। मुंडा जनजाति में शवों को दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है? तो ये दोनों प्रथाएं यहाँ पे प्रचलित है। दफनाया भी और जलाया दोनों जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है वो क्या कहलाता है? तो जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है उसे शासन कहते हैं। क्या? तो शासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका शासन दीरी। और शासन दीरी को ही जो है वो आपका हड़गड़ी भी कहा जाता है। हड़गड़ी। शासनगिरी को ही हड़गड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को यानी कि पत्थर को शासन दीरी या फिर हड़गड़ी कहा जाता है। हड़गड़ी कहा जाता है। ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप रखिएगा याद में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आज का ये टॉपिक जो है वो आपका मुंडा जनजाति वाला ये कंप्लीट कर लिए हैं। ये ज़्यादा नहीं था, आपका 47 गो क्वेश्चन ही था तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित थोड़ा बहुत आप बुक पढ़ लीजिएगा। झारखंड साहित्य संग्रह नया वाला एडिशन 2025 वाला, उस एडिशन से थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू ऐड कीजिएगा, कुछ कुछ वैल्यू एडिशन कीजिएगा, कुछ कुछ नया नया अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको याद कर लीजिएगा टर्मिनोलॉजी से संबंधित। बस फिर ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग मुंडा जनजाति वाले टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो आगे की जो चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग अब मिलते हैं कल के क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।